नमस्कार बच्चों, बीडेन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पीछे की जो हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने व्याकरण से संबंधित कुछ बातें थी उनका अध्ययन किया था, जिनमें भाषा थी, लिपि थी, वर्ण थे, उनका अध्ययन हमने किया था। आज हम इसी क्रम को जारी रखते हुए वर्ण के जो पहला प्रकार था स्वर, उसका हमने पीछे क्लास में अध्ययन कर लिया था। आज हम इसी का दूसरा प्रकार जो है, जिसे हम व्यंजन के रूप में जानते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं? जो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों से मिलकर बने होते हैं। वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों से मिलकर बने होते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। किसे कहते हैं? परिभाषा के तौर पर अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों से मिलकर बने होते हैं, स्वरों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, व्यंजन कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से तो बोले जाते हैं या स्वरों से मिलकर बने होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ख, ग, जो क से लेकर जितने भी वर्ण हैं, क वर्ग से संबंधित है, च वर्ग से है, ट वर्ग से है, ये जितने भी वर्ण हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? स्वरों की सहायता से। किस तरीके से बने होते हैं? जैसे मान लो कि ये क वर्ण है, व्यंजन है, क वर्ण है, ये व्यंजन है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? अगर इसको हलंत कर देते हैं तो इसमें से आगे जो है वो क्या निकल आता है? स्वर, स्वर निकल आता है। तो ठीक है, अब ये और मिलकर क्या करता है? इसे पूर्ण वर्ण के रूप में परिवर्तित कर देता, अर्थात पूरा जो वर्ण है वो स्वर की सहायता से मिलकर बना होता है। ये अधूरा है, व्यंजन है लेकिन अधूरा है। और जब स्वर की सहायता होती है या स्वर से जब ये मिलता है तो ये पूर्ण व्यंजन के रूप में बन जाता है। तो वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं या स्वरों से मिलकर बने होते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन कौन कौन से होते हैं? व्यंजन व्यंजनों की संख्या कौन कौन सी होती है? क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, प वर्ग है। ये जो जितने भी वर्ण हैं वो व्यंजनों की संख्या में आते हैं। कितने होते हैं? टोटल माने जाते हैं 33। ठीक है, अब ये पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या अगर पूछ ले, वर्णमाला में, वर्णमाला जो है उस वर्णमाला में कौन सी? हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या अगर पूछे
तो कितनी होगी? मिलाकर लिखोगे स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, स्वर 11 प्लस 33 टोटल हो गए 44। तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 44। स्वर है और व्यंजन है। ठीक है, स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या 33, कुल मिलाकर 44 हो जाते हैं। तो व्यंजन क्या हो गए? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से मिलकर बने होते हैं या स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जो स्वरों के सहायता से मिलकर बने होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो है व्याकरण जो है का सामान्य परिचय। ठीक है, जो व्याकरण है उस व्याकरण का सामान्य परिचय हम कर रहे हैं। अब देखते हैं, भाषा हमने कर ली। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमने कर ली थी? देखते हैं कि भाषा हो गया। ठीक है, उसके बाद उपभाषा किसे कहते हैं या बोली किसे कहते हैं वो चीज हमने कर ली, या बोली। ठीक है, उसके पश्चात वर्ण हमने पढ़ लिया। वर्ण के भेदों में स्वर हो गया और व्यंजन। ये चीजें जो हैं वो चीज हमने अभी तक कर ली। इसके बाद आगे हम देखते हैं, इसी में एक आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब है संयुक्त व्यंजन। क्या होता है संयुक्त व्यंजन? ठीक है, जो दो वर्ण हैं उन दो वर्णों के मेल से बना कोई नया वर्ण, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो। कैसे कहेंगे? स्वर और व्यंजनों के मेल से बना एक नया वर्ण जो है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन के योग से बना या स्वर और व्यंजन के मेल से बना एक नया वर्ण जो है। परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे हम, वे वर्ण जो स्वर तथा व्यंजन के योग से बने होते हैं। योग से बने होते हैं। ठीक है, वे वर्ण जो किसके योग से? स्वर है तथा व्यंजन है। स्वर और व्यंजन के योग से बने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अब ये आ जाए कि संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, कितने होते हैं? संयुक्त व्यंजन पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन के प्रकार, अर्थात कौन कौन से होते हैं के प्रकार। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन के प्रकारों में हम देखते हैं कौन कौन सा होता है। एक तो होता है क्ष, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, एक होता है श्र। ठीक है, और आजकल वही है री।
क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और री, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन में आते किस तरीके से हैं, किन वर्णों के मेल से ये बने होते हैं, किन किन के योग से मिलकर ये बने होते हैं। तो देखते हैं हम। सबसे पहला वर्ण जो है वो क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और री। ठीक है, अब देखते हैं किन किन के योग से ये बने होते हैं। देखो, क प्लस श, ठीक है, त और र, ज और ये, श और र, री, र और ई। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इसको आप हलंत करोगे तो प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर री। ठीक है, जो क्ष है वो क और से के योग से, त है रह त्र है वो त और र के योग से, ज्ञ है वो ज और ये के योग से, श्र है वो श और र के योग से, और री जो है वो र और ई के योग से। यह है संयुक्त व्यंजन। किसके योग से? क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गए, व्यंजन है। ठीक है, और ये हो गया स्वर। तो स्वर और व्यंजन के योग से, स्वर और व्यंजन के योग से जो वर्ण बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्वर और व्यंजन के योग से बनने वाले जो वर्ण हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे लिखेंगे वर्ण हो गए। उसके बाद हम लिखते हैं शब्द। किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं कि वर्णों का जो समूह होता है, वर्णों का समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों का जो समूह है वो शब्द, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, वर्णों का जो समूह है वो शब्द कहलाता है। उसके बाद वाक्य आ जाता है। वाक्य की परिभाषा किसे कहते हैं? शब्दों का जो सार्थक समूह होता है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सार्थक का मतलब होता है अर्थ के साथ। क्या होता है? शब्दों का सार्थक, शब्दों का सार्थक समूह, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, कहलाता है। सार्थक का मतलब हो गया, जो सार्थक है उस सार्थक का मतलब हो गया अर्थ के साथ, अर्थात किसी भी चीज का
अर्थ समझ में आए, किसी भी चीज का अर्थ अगर समझ में आता है या अर्थ को लेकर हम चलते हैं तो वो किसी में आता है, वाक्य में। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, जो वर्ण है उन वर्णों का जो समूह है वो शब्द कहलाता है। और वाक्य जो है वो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। उसके बाद आता है पद। किसे कहते हैं? ये जो परिभाषा है ये सारी की सारी एक एक से मिली हुई है, जुड़कर बनी हुई होती है। पहले वर्ण आ जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सके, वर्ण कहलाता है। वर्ण के बाद आता है शब्द, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के बाद आता है वाक्य, शब्दों का जो सार्थक समूह होता है वाक्य कहलाता है। छोटी परिभाषा है, आसान परिभाषा है। उसके बाद आता है वाक्य, वाक्य का तो वाक्य, उसके बाद आता है पद। वाक्यों को मिलाकर पूर्ण की गई रचना, वाक्यों को मिलाकर पूर्ण की गई रचना क्या कहलाती है? पद कहलाती है। वाक्यों को मिलाकर पूर्ण की गई रचना पद कहलाती है। जो वाक्य हैं उन वाक्यों को मिलाकर पूर्ण की गई जो रचना है वो पद कहलाती है। इसलिए ये सारी की सारी परिभाषाएं जो हैं वो एक दूसरे से आपस में मिली हुई होती है, जुड़ी हुई होती है। शब्द हो गए, वाक्य हो गए, पद हो गए। तो शब्द, वाक्य और पद। उसके बाद हम आते हैं कि जो व्याकरण पर आते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण क्या होता है, किसे कहते हैं? ठीक है, तो व्याकरण देखते हैं। व्याकरण ठीक है, किसे कहते हैं? हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। क्या होता है? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने, शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला, हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला, बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र, नियमों की जानकारी
देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, क्या हो गया? हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण है। अर्थात इसके अनुसार, व्याकरण के अनुसार जो नियम हैं, जो नियम बने होते हैं, उन नियमों के अनुसार जो शब्द शुद्ध है, उन शब्दों को सही तरीके से बोलने, उनको लिखने के जो नियम हैं, उन नियमों की जानकारी हमें जिससे प्राप्त होती है वो व्याकरण कहलाती है। ठीक है, कोई भी शब्द हैं, कोई भी वाक्य हैं, उन वाक्यों को सही रूप में लिखना और उनको सही उच्चारित करना, सही उच्चारण उनका करना, जिन माध्यम से हम उसको सही रूप में लिखते हैं और उसका सही उच्चारण करते हैं, वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र है वो व्याकरण कहलाता है। इसके द्वारा हम हिंदी की जो भी जानकारियां हैं, जो भी शब्द हैं, उन शब्दों को सही रूप में लिख सकते हैं, सही रूप में बोल सकते हैं। अर्थात उच्चारण जो है, अगर व्यक्ति का उच्चारण सही होगा, अगर व्यक्ति का उच्चारण सही होगा तो वो हिंदी भाषा को सही रूप में लिख सकता है और उसे बोल भी सकता है। तो इसलिए जो हमें सही रूप में लिखने और सही रूप में बोलने का जो हमें ज्ञान करवाता है, वो शास्त्र जो है वो व्याकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात हम देखते हैं कि भारत जो देश है, उस देश में भिन्न भिन्न जगह हैं, भिन्न भिन्न स्थान हैं और प्रत्येक स्थान पर अलग अलग प्रकार की बोलियां जो है वो बोली जाती है। अलग अलग स्थान पर बोलियां बोली जाती है। अब देखते हैं कि कौन कौन के स्थान हैं, जिन स्थानों पर कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है। तो हम देखते हैं, अगर टॉपिक हम डालेंगे तो हो जाएगा हिंदी बोलियां। हिंदी बोलियां। ठीक है, हिंदी बोलियां। अब देखते हैं कि पूर्वी हिंदी जो है उसमें कौन कौन सी बोलियां सम्मिलित की जाती है या शामिल की गई है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी जो है उस हिंदी में कौन कौन सी बोलियां शामिल है। ठीक है, कौन कौन सी शामिल है पूर्वी हिंदी में? ये जो टॉपिक है, जो अब चल रहा है, ये टॉपिक जो है 12वीं क्लास जो है, उस 12वीं क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि उनमें भाषा, व्याकरण और लिपि का सामान्य परिचय है और इसी से संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो पूर्वी हिंदी जिनमें शामिल है अवधी है और बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। कौन कौन सी है? अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये जो है ये पूर्वी हिंदी में शामिल है। कौन सी हो गई? अवधी हो गई, बघेली हो गई और छत्तीसगढ़ी, ये जो है ये पूर्वी हिंदी में शामिल है। उसके पश्चात दूसरा हम देखते हैं तो वो आता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, ठीक है। अब देखते हैं
कि पश्चिमी हिंदी जो है, पश्चिम भारत में या पश्चिमी हिंदी जो है उसमें कौन कौन सी बोलियां शामिल है। तो इसमें आ जाती है खड़ी बोली है, ब्रज है, बांगरू है, बांगरू जिसे हम हरियाणवी भी कहते हैं, बुंदेली है, कनौजी है। कौन कौन सी है? खड़ी बोली है, एक तो खड़ी बोली, ठीक है, उसके बाद ब्रज आती है, उसके बाद ब्रज, उसके बाद बांगरू जिसे क्या नाम से पुकारा जाता है? हरियाणवी, ठीक है। उसके बाद इसमें कनौजी भी शामिल है, ठीक है, कनौजी है, बुंदेली है, ठीक है, कनौजी, बुंदेली, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, हरियाणवी, कनौजी और बुंदेली। और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। अब ये जो बता रहा हूं मैं किसमें? विशेष तौर पर बारहवीं के लिए, विशेष तौर पर 12वीं के लिए, सभी के लिए वैसे तो, लेकिन विशेष तौर पर जो है वो 12वीं क्लास के लिए। वैसे तो सबके लिए है, सबके काम पर के आने वाली चीज़ें हैं, लेकिन विशेष तौर पर जो ये जो टॉपिक है ये 12वीं क्लास के लिए उपयोगी है, ठीक है। उसके बाद तीसरी आती है बिहारी, ठीक है। अब के बिहारी में कौन कौन सी शामिल है? उसमें शामिल है एक तो मगही हो गई, मैथिली हो गई और भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, भोजपुरी, मगही, मैथिली और भोजपुरी, ठीक है। उसके बाद राजस्थानी में, उसके बाद आती है राजस्थानी, इसमें वही है, एक तो खड़ी बोली, ठीक है, और इसमें जो खड़ी बोली हो गई, उसके पश्चात जिसे हम खिचड़ी भाषा भी कहते हैं, खिचड़ी भाषा, पंचमेली, ठीक है, खड़ी बोली, खिचड़ी भाषा और पंचमेली, ठीक है। तो ये जो है ये कौन कौन सी बोलियां हैं, किस किस क्षेत्र में बोली जाती है और कौन कौन सी उसके अंतर्गत आती है। तो ये सारी बातें जो हैं ये हिंदी के रूप में काफ़ी प्रिय है, काफ़ी लोकप्रिय है और काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्नों को रूप में पूछी जाती है। तो इन चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा, इनका अध्ययन करते रहिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आगे की जो क्लास होगी उस क्लास में आगे का जो टॉपिक है उसका हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।